सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो वैसे तो मनीष ने सारी चीज़ें बता दी है जो भी हमें तैयारी के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है मेरी तरफ से जो आपको अपनी तैयारी में हेल्प करेंगे, और साथ ही तुम्हारे भी कोई क्वेश्चंस हो तो उसके भी मैं आंसर करूंगी अच्छे से, ताकि हम सब भी, जैसे आज हम दोनों डिप्टी कलेक्टर बन के आपके सामने हैं, वैसे कल को आप भी यहाँ आओ और अपने साथियों को और भी जो है आने वाले एस्पिरेंट्स उनको समझाओ। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन है मेरे कि कितने बच्चे हैं ऐसे जो बिल्कुल अभी तैयारी करेंगे शुरू यहाँ पे, मतलब बिल्कुल कोचिंग भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज सेमिनार है। तो आप दोनों, और कितने हैं जो बिल्कुल जानते ही नहीं है कि हाँ अब हम आ गए हैं पीएससी करने, ये पता है सिर्फ? तो ठीक है, सबसे पहले ये जो 4-5 बच्चे भी है वो भी सुनने आए हैं, तो उनका तो क्वेश्चन यही होगा कि हम कैसे करें। तो उनका आंसर मेरे लिए यही है कि सबसे पहले तो आप देख लो कि आपको कोचिंग करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से इस तैयारी में हमें कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो या तो हम वो किसी टीचर के माध्यम से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर अपने कोई परिचित होते हैं वो हमें बता सके। तो इस टाइप से कोई भी एक गाइड हमें चाहिए होता है। तो आप चाहो तो कोचिंग कर सकते हो, ये पूरा आपका फैसला होता है। वैसे करना चाहिए, सही होता है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको क्या है ना कि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तैयारी हो जाएगी, सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि हमें क्या पढ़ना है, कितना करना है, ज़्यादा भटकाव नहीं होंगे। तो इसीलिए कोचिंग का कर लो तो सही है, और यदि अफोर्ड कर पाओ, करना चाहो तो, अदरवाइज पूरी आपकी चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद भी सबसे पहले आप लोग ये करना, जो भी नए हैं बिल्कुल, कि ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस के चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। सबसे पहले ये देखना कि हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी हुआ है ना, साइंस हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ओके। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये है ना, हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो कम से कम आप ये मान लो कि 4 महीने लगभग तो इन सब्जेक्ट्स को समझने में ही लग जाता है, पूरी तरह से प्रिपेयर करने में, एक कॉन्फिडेंस बनाने में। बिल्कुल आते से ही हम क्लियर कर लेंगे ये कहीं नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब समझो अच्छे से, इनको रीड करो बार बार, मतलब कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। कई बच्चे ऐसे मैंने सुने हैं कि जो आते से ही बोलते हैं हमसे नहीं होगा, तो पहले थोड़ा तैयार तो करो, उसके बाद में ये चीज़ डिसाइड करना। तो लगभग 2-3 बार रीडिंग लगाओ, समझो सारी चीज़ों को। उसके बाद में फिर आप मेंस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज, पेपर वाइज तैयारी करना, और जब हमारा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो फिर प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करना। और उसमें भी कुछ नहीं होता है, पढ़ना सब में एक ही है। हिस्ट्री हमें मेंस में भी पढ़नी है, हिस्ट्री हमें प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि मेंस में हमें आंसर राइटिंग करना है, उसका लिखने का पैटर्न अलग होता है, और प्रीलिम्स में हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, सिर्फ इतना। बाकी पढ़ाई तो सारी वही होगी। तो आप लोग सिर्फ अभी ये करिए, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल करना चाहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि हाँ हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा अगर टेस्ट में नंबर कम आ गए या फिर समझ में नहीं आया कुछ, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई तो 1-1 दिन तक भी डिमोटिवेट रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है, लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है, मैं तो ये मानती भी हूँ, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए यही है। और अब ये बताइए कि कितने हैं जो केवल अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं 17 में, 17 तारीख को, केवल प्री वाले, है ना। तो अब आप लोगों का जैसे बहुत ही कम टाइम बचा है, 20 दिन लगभग है, तो लास्ट टाइम के लिए यही करिए कि अभी आप काफ़ी पहले से तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे सब लोग, है ना, नए बच्चे हैं। तो अब आपको क्या करना है लास्ट टाइम के लिए कि एमपी अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली 2-3 घंटे तो उसको देना ही है। जैसे मनीष ने भी बताया था कि उसको ऐसे ही अपने को ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि उसी में बच्चे फेल हो जाते हैं कि हम कर लेंगे और वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो एमपी आपको बहुत अच्छे से करना है, एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार भी रिवाइज कर लोगे तो तुमको ही फायदा है। मैंने कई बार देखा कि बच्चे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आलसी करते हैं, लेकिन सक्सेस का जो आधार है वो रिवीजन ही है, ये चीज़ याद रखना सब लोग। तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना करो। यही समझो कि यार रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा हमारा, तो ऐसा माइंड में फिट कर लो हर चीज़ कि ये करने से होगा, ये करने से होगा, और वो चीज़ें कंटिन्यू करते जाओ। जैसे मेरे को पता था कि रिवीजन करना है, बहुत गंदा भी लगता था, लेकिन फिर भी मैं करती थी। और ये होता है कि कोई भी चीज़ बार बार करने से अच्छी लगने लग जाती है, तो रिवीजन भी अच्छा लगता है फिर, है ना। तो ये चीज़ करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा रखो, एमपी अच्छे से पढ़ो। लास्ट की जो यूनिट्स है जैसे हमारी 7, 8, 9, 10,
तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल तैयार करो। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो हमारा है वो हमने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, उसका ज्यादा देखो वो है ना, बर्डन बहुत सारा लगता है उनको सोच के कि यार इतना सारा पढ़ना है ना, लेकिन कोई वो 4-5 सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाने वाले नहीं है, तो उनका थोड़ा माइंड में जो बर्डन है उसको रिलैक्स करो कि ठीक है इसके अलावा भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम वो करेंगे अच्छे से। तो लास्ट टाइम में उनको ना भी उठाओ तो चलेगा, क्योंकि वो पढ़ लिया है आपने एक बार। उसमें भी यदि करना है तो जैसे पॉलिटी है हमारा, उसमें लिखा है कि हमारी संसद लिखा है शब्द, तो लास्ट टाइम जब रिवीजन करो ना तो संसद को पूरा पढ़ लेना अच्छे से, एक एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसके अलावा आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति लिखा है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हर एक चीज तैयार कर लो, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और उसके बाद 9 यूनिट है तो जैसा ऐसा करना कि उसके ऑब्जेक्टिव इंटरनेट से लगा लेना, है ना, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स में आए हुए होंगे तो वो क्वेश्चन आप लगा लेना, तो वही क्वेश्चन उधर भी आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि 9 यूनिट तैयार करने के बाद में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको लगता है हमने पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर हो गया, तो क्वेश्चंस लगा लेना उसके लिए। और उसके बाद 10 यूनिट आयोग की है तो उसको भी बिल्कुल सीरियसली अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेली एक एक आयोग अभी अच्छे से करो तो वो भी हो जाएगा। इस टाइप से कर लो। और क्वेश्चंस लगाना हो तो 100 क्वेश्चन लगभग डेली लगाओ ही लगाओ। अभी जैसे कई बच्चे है ना टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस को है ना अपनी तैयारी से अलग मानते हैं कि हम पूरा पढ़ लेंगे फिर टेस्ट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट देना आपकी तैयारी का ही एक पार्ट है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पढ़ो या ना पढ़ो टेस्ट लगाना कंपलसरी है ना, तो टेस्ट से डरना नहीं है। क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, हमें क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं ये पता चलता है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, उस क्वेश्चन और टेस्ट पेपर से हमें नए फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और वही यदि एग्जाम में आ गए तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो टेस्ट लगाने का डर बिल्कुल भी निकाल दो, है ना। और ये मत सोचो कि मेरे यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे को कई लोगों का रहता है कि दोस्त क्या बोलेंगे मेरे 30-40 नंबर आ रहे हैं, इनके ज्यादा आ रहे हैं। कुछ मैटर नहीं करता है। तुम देखो कि यार अगर मेरे आज 30 नंबर आए हैं तो कल मेरे 32-33 नंबर होना चाहिए, 25 पे नहीं जाना है हमें। बस ये चीज का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ कितना भी अच्छा कर लोगे ठीक है अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो एक कॉन्फिडेंस बना के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा तभी आप अच्छे कहलाओगे कि हाँ यार हम पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, और ये तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। तो ये वाला डर निकाल देना। जैसे हम, मेरे को तो कभी डर नहीं लगता था कि यार मैं टेस्ट देने जा रही हूँ और मेरे इतने गंदे नंबर आए। लास्ट सबसे गंदे नंबर मेंस में आए भी है शुरू शुरू में, 60 नंबर 55 नंबर, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग थी तो आएंगे ही वो, तो धीरे धीरे बढ़े। तो एक टाइम ऐसा आया जब 100 भी आए 150 में से, तो वो प्रैक्टिस से होता है केवल और केवल, तो वो नहीं डरना है, ठीक है। तो आप लोग तो प्रीलिम्स के लिए यही करें कि जो मेन यूनिट है और जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में लिखा है टॉपिक, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि 21-22 का भी प्रीलिम्स मैंने दिया है तो यही देखा है कि जैसे जो उन्होंने लिखा है ना, जैसे एक टॉपिक था कि भारतीय जो सुधार आंदोलन है हमारे, है ना, राजा राम मोहन राय और इन सब के, तो वो सिलेबस में मेंशन किया है। मैं पुनर्जागरण, तो उसके 2 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में पिछली बार, तो ये लास्ट टाइम के लिए बस यही करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अब कितने बच्चे हैं जो प्री और मेंस दोनों दे रहे हैं? 17 और कम ही है ना। तो आप लोगों का तो देखो ऐसा है कि मेंस लिख रहे हो तो प्रीलिम्स का तो आइडिया है ही आप लोगों को, है ना। जैसे मनीष ने बताया भी है कि हमें तैयार रहते हैं अगर एक बार दे दिया तो, और मेंस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम आप जाके लिखाओगे, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर हो, टाइम भी आगे बढ़ गया था। और रही बात अब लास्ट टाइम प्री और मेंस की, तो प्रीलिम्स के लिए यही करो कि देख लो कि हमें कौन से जो टॉपिक है वो हमारे कमजोर है और प्री में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और हमें करना है, और हमें नहीं आते हैं तो उन पे काम कर लो, बाकी तो आपको आता ही है ना। और करंट अफेयर्स की बुक है तो उसको रोज डेली देखते चलो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपके पास 7-8 दिन बचेंगे तो मेंस की अपनी प्लानिंग इस तरीके से कुछ करो कि जो फर्स्ट पेपर है वो अभी बिल्कुल भी मत पढ़ो, वो आप प्री के बाद ही पढ़ना। तो इस तरह से तैयार करोगे तो प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ोगे तो फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो जाएगा, और उसके बाद के जो पहले के सारे पेपर्स है वो अभी तैयार करते चलो। तो उन लोगों के लिए तो बस यही है, और एक कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि यार हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अब मैं अपना बताती हूँ थोड़ा सा कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी तैयारी के दौरान, और आपको भी सामान्यतः आती होगी, वो कैसे करना है। जैसे मैं जब अपने गांव से यहाँ आई थी तो मेरी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में, तो सबके साथ यही होता है कि उनका थोड़ा
बेसिक्स वगैरह ये सब थोड़ा तो कमजोर रहता है कंपैरेटिवली, ये सबको पता है। तो मेरे साथ भी वही कंडीशन थी, शुरू में कुछ भी नहीं आता था, पीएससी का भी नहीं पता था। हाँ, ये मेरी मम्मी सर्विस में है तो मेरे को ये पता था कि मुझे इनकी तरह कुछ करना है, लेकिन पीएससी का कोई आइडिया नहीं था। मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि हाँ, ये वाली एग्जाम होती है और ऐसे ऐसे हमें तैयारी करनी है। फिर शुरुआत में जैसे आप लोगों को भी लगा तो मैं भी कमल पाठक सर के पास आई थी यहाँ पे पूछने के लिए कि क्या होता है पीएससी, ये वो। मेरे को पहले से बता भी दिया था कि यार होता नहीं है सिलेक्शन ऐसा वैसा, तो सर से बात की थी। सर से पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि सर मेरे को ये बताओ कि इसमें होता है कि नहीं होता है। आप तो पहले तो बोलते होता है पढ़ने से, तो मैंने सोचा चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी थी तो बहुत कम से कम 5 महीने तक तो हिस्ट्री बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। कल पढ़ा अकबर और आज फिर भूल गए। तो फिर लगातार, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ा, मतलब मानोगे नहीं आप लोग, कम से कम मैंने 20-30 बार तो पढ़ ही ली होगी सारी चीजें। तो अब मुझे बिल्कुल सेटअप हो गया है कि हाँ कहाँ पे क्या है और कैसे पढ़ना है। तो शुरुआत में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से मेरे को आने लगा है और मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ उसी के बल पे। तो जैसे बिल्कुल नए आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है, तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने तो यही किया कि जो पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में मेरी दोस्त, सब जानते ही होंगे वैसे तो, दिव्या है, हम दोनों का बस ग्रुप था। हम लोगों ने मिलके पूरी तैयारी करी, सारे नोट्स बनाए, हर चीज का एक दूसरे को बिल्कुल मोटिवेट करते थे। टेस्ट देने जाते थे, अगर वो मना करती थी तो मैं बोलती थी चल, और मैंने कर दिया तो वो बोलती थी कि चल दे के आना है। हम ही अपनी कॉपी चेक कर लेते थे, नोट्स भी हम ही खुद वेरीफाई करते थे, सारी चीजें हम खुद मिलके दोनों कर लेते थे। तो मेरे को तो एक अच्छा साथ मिला जो सिलेक्शन में मेरे काफी सहयोगी रहा। तो आपके भी यदि ऐसे कुछ दोस्त हो जो हमेशा आपके साथ है, पॉजिटिव हो, तो प्लीज बिल्कुल बहुत हेल्प होती है इस चीज से, है ना। कोई किसी का जैसे अकेले भी कर सकता है कोई, और नहीं भी हो दोस्त हो तो बिल्कुल उसके साथ चलिए। आज वो भी सिलेक्ट हुई है, लेकिन अब बस नेक्स्ट उसका भी डीसी है, वो हम दोनों भी साथ में आएंगे अगली बार। लेकिन अभी भी वो सिलेक्ट है, लेखा अधिकारी बनी है। तो अपने दोस्त भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त मिल गई तो उसके बाद सारी चीजें आसान हो गई। और जैसे सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखी, तो हम दोनों साथ में थे ना, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होता था। हम सोचते थे चल ठीक है यार, ये भी कर लेगी मैं भी कर लूंगी, मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करके हम यहाँ तक आ गए। और एक और कंसिस्टेंसी का जैसे आपने भी पूछा था, एक सबसे बड़ा ये था कि देखो हम अपने करियर का चुनाव हमने खुद किया है कि हमको पीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस थे करने के लिए। आप चाहो तो वनडे एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो, कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन आपने यदि पीएससी का चयन किया है, और हर कोई यही सोच के आता है कि हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो हर किसी ने कुछ सोचा होगा, एक मोटिव लेके आए होंगे। तो जब आपने अपने करियर का चयन खुद किया है तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि यार हाँ हम कर लेंगे ये चीज। मेरी दोस्त का नाम लिया और वो आ भी गई, इधर ही आ जा। तो यही है दिव्या, जो हमने मिलके साथ में तैयारी की थी, वो आ भी गई है। तो अब देख लो सब लोग, और बाकी जानते होंगे उसे तो वैसे। और हाँ, अब उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया है मेरा, पर ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है कि हमारी राइटिंग, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं? लगभग सभी, है ना। इंग्लिश वालों के साथ तो वैसे राइटिंग का इतना इशू नहीं रहता है जहां तक, लेकिन हिंदी वाले हमारी राइटिंग खराब है, ये है। तो मेरी भी शुरू में खराब थी, मैं बता देती हूँ। लेकिन सही करने का, जो अच्छी करने का, एक तो ये था कि मेरी दोस्त की राइटिंग बहुत अच्छी है, पेंटर से भी अच्छी है, मैं तो यही बोलूंगी। तो इसका साथ रहा, इसने मेरी हर एक छोटी छोटी चीज सुधारी। मात्राओं की गलती होती थी, ये भी मेरे साथ थी। और अल्टीमेटली हमें लिख के आगे बढ़ना है, तो लिखने को सुधारना पड़ेगा। तो इसने मेरे एक एक शब्द सुधारे कि यार ये गलत लिखती है, ये सही लिखती है, मात्राएं सुधारी। और राइटिंग सुधारने के लिए मैंने क्या किया था कि जो हमारी अनाराम वाली जो बारह खड़ी होती है ना, उसके शब्द बनाना शुरू किए, और मैं कंटिन्यूअसली बनाती रहती थी। तो जब मैं बना के मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। और मात्राओं की मिस्टेक थी, तो मात्रा जैसे मैं नोटिस करती थी कि यार यहाँ पे ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो ध्यान रखती थी, या कहीं बाहर कुछ लिखा पढ़ा देखा तो इसको ऐसे लिखते। और बाकी फिर दिव्या ने सुधार दी थी सारी चीजें, तो मात्राएं भी सुधर जाती है। हैंड राइटिंग खराब से खराब हो तो वो भी बहुत अच्छी हो सकती है, बस ये है कि करने वाला होना चाहिए। तो वो चीज भी सुधर गई थी, ठीक है। उसके बाद स्पीड की भी प्रॉब्लम थी शुरू में, तो स्पीड के लिए भी मैंने लगातार आंसर राइटिंग करी थी, तो उससे सुधर गया था। उसके बाद मैंने तो ये भी किया था यहाँ तक स्पीड के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, तो मेरे को हमेशा रहता था कि यार ये फटाफट पेपर कर लेती है और मेरे से नहीं होता। तो मैंने भी फिर कंपटीशन हो तो अच्छा वाला हो, तो मैं क्या करती थी कि न्यूज चैनल जो रहता है ना अपना,
तो उनको फॉलो करके 15 मिनट डेली मैंने लिखा है ये 1 महीने तक, तो उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करती थी, तो इससे मेरा हाथ जम गया, तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई थी। और ये हमारा 19 का इशू था हालांकि, क्योंकि उसमें 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, जिसकी जैसी स्पीड वो वैसे लिखता था। लेकिन अब तो ये खत्म ही हो गया, तो मैंने स्पीड भी बढ़ा ली, तो अब वो इतना भी मैटर नहीं करा, क्योंकि पेपर की लाइनें ही कम हो गई थी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमें ये लगता है कि रिवाइज कैसे करें, है ना, सबसे बड़ा इशू यही रहता है। तो रिवीजन के लिए तो देखो यही होता है कि सबसे पहले तो है ना सब चीजें पढ़ो, समझ अच्छी बनाओ हर एक टॉपिक पे अपनी। जैसे पॉलिटी में आप राष्ट्रपति भी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल उस पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी, टीचर से समझो। यूट्यूब पे इतने सारे पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, टीचर्स मिल जाएंगे, उनसे समझ लो, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो, है ना, डिस्कशन करो तो ज्यादा फायदा रहता है। वैसे ये सारी चीजें करके उस टॉपिक पे समझ बना लो पहले तो, क्योंकि जब हम बहुत अच्छी समझ बना लेते हैं ना, तो रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी समझने में चीजें याद रहती है बहुत सारी। कई क्या करते हैं, समझ अच्छी नहीं बनाते, तो रिवीजन में वैसे ही याद नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हर एक टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करो। उसके बाद में रिवीजन का शेड्यूल, जैसे कुछ चीजें हमें होती है कि बहुत अच्छे से आ जाती है, कुछ चीजें हमें टफ लगती है, कुछ 50-50 रहता है। तो ये हर किसी का अपना अनुमान होता है कि किसका हमें रिवीजन करना है, किसका हमें नहीं करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। और जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता है रिवीजन के लिए, 1-2 घंटे तो डेली निकालना ही पड़ेगा, ये चीज मान के चलो। हम भी करते थे क्योंकि रिवाइज, तो रिवीजन के लिए ये चीज कर लो। और हर एक बच्चा अपनी अपनी प्लानिंग बनाए, ये भी ध्यान रखना कि हमें आज क्या क्या करना है, और शेड्यूल पे बिल्कुल अडिग रहें। और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना, ऐसा नहीं कि यार आज मेरे प्लान नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो अपनी एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी रखो कि 1 हफ्ते में ये खत्म करना है, 1 दिन में ये करना है। ये चीजें बहुत काम करती है, हमने भी ये किया है। अब नोट्स बनाने का रहता है सबको, तो देखो शुरू से ही नोट्स कभी नहीं बनते और ना बनाना चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, और हर बच्चे को नोट्स चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि जब भी हम नोट्स बनाते हैं, टॉपिक को समझते हैं, फिर हमें क्या लिखना है वो हमारे नोट्स में ऐड करते हैं, इतनी सारी प्रोसेस करने में हमें कई चीजें याद हो जाती है। और लास्ट टाइम में रिवीजन में भी हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स एक बुक से तो छोटे ही बनते हैं, जब भी बनते हैं तो नोट्स तो बनाना है। लेकिन शुरू से ही नोट्स नहीं बनते यार। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो पहले आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो कहीं से भी, पहले तो पढ़ने पे ध्यान दो। आज जो क्लास में पढ़ाया उसको अपने घर जाके पढ़ो, फिर कल जो पढ़ाया फिर अपने घर जाके पढ़ो। ऐसा 1 हफ्ते तक आपने पढ़ लिया, 1 हफ्ते में कंप्लीट रिवाइज कर लिया, फिर ऐसे ना एक बार पूरा पॉलिटी का सिलेबस होने दो। उसके बाद में आप क्या करो कि सेकंड, ऐसे आप पढ़ लिया, आपने समझ लिया सारी चीजें, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, है ना, थोड़े थोड़े थोड़े। और जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे ना, तो जैसे मान लो कि इनका शेड्यूल रहता है कोचिंग वालों का कि 1 हफ्ते में इस यूनिट का टेस्ट है हमारा, तो टेस्ट देते देते भी आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली, पढ़ लिया, तो फिर नोट्स बनाना आसान है। जैसे हम लोग क्या करते थे कि कोचिंग का शेड्यूल देखा कि हाँ इस हफ्ते में इतने इतने टेस्ट है, तो मान लो यूनिट वाइज हो रहा है टेस्ट, तो एमपी 2 यूनिट का टेस्ट है, जैसे रियासत का हुआ और 4th यूनिट का हुआ। तो हम लोग क्या करते थे कि हम तो 2 थे, तो 1 यूनिट की टेस्ट नोट्स मैंने बना लिए, 1 के इसने बना लिए, तो 1 हफ्ते में आराम से बन जाते हैं। अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको याद है, तो फिर आपको नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो उस टाइम अपने नोट्स बना लो। अब ये होगा कि नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, टेस्ट बेकार चले जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डे आओ जैसा भी जाएगा, क्योंकि उस प्रोसेस में कम से कम आपके नोट्स तो बन गए। अगली बार जब भी टेस्ट दोगे तो फिर उस नोट्स को पढ़ के ढंग से टेस्ट दे देना। तो ये नहीं करना है हमें, है ना, इस टाइप से पढ़ना है। और इसके बाद नोट्स बनाने का यही है। और धीरे 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 जब कंटिन्यू लगे रहोगे ना अपनी पढ़ाई में, तो ऑटोमेटिक अपना माइंड खुलता जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है। किसी की जरूरत भी नहीं लगेगी पूछने की, अब खुद से समझ में आ जाता है। उसके बाद टेस्ट देना या ना देना, तो टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि हमने, जैसे मनीष ने बताया कि हमें 20 दिन मिले थे, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और 20 दिन में हमने यही किया था कि जो जैसे नई चीजें जुड़ गई थी, जैसे पबेड हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, एमपी की रियासतें हुई, एथिक्स में कुछ थिंकर्स थे, ये नए नए सब्जेक्ट्स थे जो हम 19 तक नहीं पढ़ते थे। तो पहली प्रायोरिटी तो यही थी। जैसे 7 यूनिट आई थी 3rd पेपर में, मैथ्स कंपलसरी कर दिया था, तो उसको भी पढ़ना ही था, वरना मैथ्स तो हम नहीं भी पढ़ते थे तो चल जाता था।
तो ये चीजें थी। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि जो कंपलसरी जो नई यूनिट्स थी उनको हमको समझना था, तो उनको प्रिपेयर किया था, और बाकी हमें पुराना आता था। और रही बात उन दिनों में टेस्ट देने की, तो टेस्ट तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक FLT सेट दिया था, 6 पेपर दिए थे, हम लोगों ने नहीं दिए थे क्योंकि हमको लग रहा था पढ़ना, जैसे मनीष ने दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 6 पेपर दिए थे। उसका कारण ये है कि 19 में इतनी प्रैक्टिस की थी कि 6 पेपर से मुझे समझ में आ गया कि मुझे टेस्ट देने की अभी जरूरत नहीं है, लगभग मेरे को पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। तो ये सबका अपना अपना रहता है, किसी को टेस्ट देना है, किसी को पढ़ना है, आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लिख के आना है खुद को। तो हमने यही किया था कि टेस्ट बस उतना दे दिया था। और 19 में हमने कितनी प्रैक्टिस की थी, जैसे 3 घंटे का पेपर लिखना रहता है ना हमें, तो मैंने 6 घंटे लिखा था लगातार, मतलब सुबह टेस्ट दिया, शाम को टेस्ट दिया, 3-3 घंटे का। तो मैंने ये सोचा कि यार 100 मीटर की दौड़ लगानी है तो 200 की प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये तो मैं आराम से कर लूंगी एग्जाम हॉल में। तो ये वाली प्रैक्टिस करी थी हमने। तो कोशिश करो यदि आप भी लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा तो लिखो। इसलिए हमने 20 में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी करने में, क्योंकि हम 19 में बहुत तगड़ा कर चुके थे हर चीज को। तो टेस्ट तो कंपलसरी है, उससे बिल्कुल डरना नहीं है। नंबर पे बहुत ज्यादा खराब आए तो फोकस नहीं करना, अच्छा है तो भी बहुत ज्यादा एकदम हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि अगले टेस्ट में फिर 0 हो जाता है अपना कि यार हमने तो इतना कर लिया और अगला टेस्ट, अगला पेपर, अगली तैयारी सब कुछ अलग रहता है। तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दो, ना ज्यादा डिमोटिवेट होना, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना है, एक न्यूट्रल स्थिति में हमेशा रहना है आपको। तो टेस्ट तो देना है। टेस्ट देने के बाद में अपने जो आंसर्स है वो है ना, मॉडल आंसर वगैरह भी आते हैं, उससे वेरीफाई करो, अपने टीचर्स से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, खुद का दिमाग लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ये सारी चीजें करो और अगला टेस्ट दो। तो टेस्ट तो कंपलसरी ही है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जो आपको एग्जाम हॉल में वही मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है लेकिन अल्टीमेटली पेपर तो हमको लिख के आना है, और टेस्ट में हम वही प्रैक्टिस करते हैं। तो टेस्ट को अपनी तैयारी से अलग ना समझे। हमने बहुत टेस्ट दिए, हम पढ़े या ना पढ़े टेस्ट देने जरूर जाते थे, तो उसको कंपलसरी करना है, डरना नहीं है, बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे। तो एक वो चीज करो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, जैसे भी देना हो आपको। उसके बाद लगभग सारी चीजें हो गई। अब कुछ आप क्वेश्चंस हो तो वो पूछो, तो फिर मैं आंसर करती हूँ, जो भी जैसा भी हो। हाँ, आप अभी यार इंटरव्यू में टाइम है, अभी तो कोई, अभी तुम्हारा मेंस निकला है क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोगों को ये करना है कि जो भी अभी पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से समझ बना बना के पढ़ो। करंट अफेयर्स का मैं ये बोलूंगी कि देखो, सब बोलते हैं पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हो ना डेली तो एक अच्छी आदत होती है ये, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई ऐसी चीजें आती है जो हमारे सिलेबस से लिंक होती है, जो हम अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का करो। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, डर लगता हो चीजों से तो वो नहीं होना चाहिए। बोलने का हमारा तरीका है ना, समझाने का, समझने का भी, सुनने का भी, इन चीजों पे थोड़ा काम करो। और बाकी जो हमारे डेफ में जो चीजें रहेंगी वो हमें बस प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू हो जाएगा। और जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो हम और कर लेंगे, ठीक है। आगे और बताइए, कोई बोल रहा था ना यहाँ से। देखो, क्वेश्चन पूछने में मत डरो, हमको भी डर लगता था जब कोई आता था या टीचर से, लेकिन पूछो तो सही, हम भी आपकी तरह ही हैं, कोई अलग नहीं है। अभी कल वहां थे, आज सिलेक्ट हो गए तो इधर आ गए, बताओ। इसीलिए जो भी कैसा भी डाउट हो, ऐसा नहीं कि हम ये पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अजीब अजीब डाउट भी आते हैं, पूछो। अच्छा, जो इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, अभी 17 वाली ना। हाँ, तो जैसे जो गांव में रह के भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन यदि वो कभी ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से जुड़े हो या फिर उनके कोई गांव में भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई उनके परिचित होंगे, उनको एक आइडिया होगा कि हमें कैसे क्या तैयारी करनी है। तो नोट्स तो देखो अब उनके सारे होंगे अपने पास में, जो भी लास्ट टाइम पे उन्होंने करे होंगे। तो यहाँ ना आने और घर रहने का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ रहते हैं तो एक माहौल मिल जाता है, और घर पे भी कई बच्चे अपना माहौल तैयार कर लेते हैं पढ़ने का। तो आप लोग बस यही करिए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। 10 यूनिट है, तो जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, मनीष ने भी बताया है कि लास्ट की जो यूनिट्स है अपनी 7, 8, 9, 10 और एमपी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखो, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देख लो
कि क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे हैं, बस इस हिसाब से तैयारी करो और कॉन्फिडेंट रहो और पेपर दे दो बस। उसके अलावा ना यहाँ के बच्चों को कुछ अलग करना है, ना गांव के बच्चों को कुछ अलग करना है। बस ये चीजें जो करेगा कंसिस्टेंसी के साथ करेगा, कॉन्फिडेंट होके करेगा, वही सिलेक्ट होगा। बस मेरा तो यही मानना है। तो आप बिल्कुल लगातार लगे रहिए, यही सोचे कि यदि हमने कोई टारगेट बनाया है अपना, तो वो हमें बस पूरा करके ही जाना है, चाहे फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए। अपना एक डेडिकेशन, जो पूरा समर्पण होता है, वो अपनी एग्जाम को दे दो। बस इतना करो। और इस एग्जाम को ये मत समझो कि हमें कोई 10th 12th के एग्जाम निकलना है। इसको आपको जीना पड़ेगा कि यार हाँ, रात दिन बस यही है और बस यही है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, सबके पास रिसोर्स है, सबके पास अच्छे अच्छे गाइडेंस है ना, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, सब कुछ अच्छा है। बस एक चीज की कमी है, कंसिस्टेंसी की, कॉन्फिडेंस की, अपने आप पे भरोसे की और लगातार बिल्कुल लगे रहने की। जिसने ये चीजें कर ली बस उसी का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो सारी चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर की होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। और हाँ, 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 सबका अपना। जैसे मेरा खुद, मेरी आदत है कि मैं एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी, मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ती थी। दिव्या की आदत है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, कोई सा भी। तो ये सबका अपना अपना रहता है। जैसे मैं भी 2-3 सब्जेक्ट लेके चलती थी अपने साथ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरा कमजोर है वो तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, और 2 ऐसे जो 50-50 टाइप के होते थे कि यार ये अपने को आता है, नहीं भी आता है, तो तीनों लेके चलती थी मैं। और रिवीजन में देखो यार, ऐसा होता है कि कई चीजें ना हमें अच्छे से आती है, उसमें भी आप देखो कि कई चीजें हमें अच्छे से आती है जिन्हें हमें बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। कई चीजें ऐसी है जो हम बार बार भूल रहे हैं, तो हमें 2-4 बार पढ़ने की आदत होगी, मतलब लगेगा उसको। कई चीजें बहुत इतनी टफ है जिनको बहुत बहुत बार पढ़ने के बाद में भी याद नहीं रहती है। तो सबको ना डिवाइड कर लो कि कौन सी चीजें कैसी है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। बैठ के अपने सिलेबस को लेना, अपनी यूनिट्स को लेना, यूनिट्स में भी अपने टॉपिक्स को लेना कि कौन से टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल कमजोर है मेरे। तो बस उन टॉपिक के हिसाब से रिवीजन करते रहो आप, चाहे आप इकट्ठा करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो, आपको जैसा ठीक लगता हो उस हिसाब से। जैसे मैं तो टॉपिक वाइज रिवीजन करती थी, सब्जेक्ट वाइज नहीं। कि हिस्ट्री में भी मेरा जैसे मुगल वाला पार्ट है, मुगल में भी मेरा मान लो कि उनका प्रशासन वाला जो पार्ट है वो कमजोर है, तो मैं फटाफट बस वो प्रशासन वाला पार्ट निकाला अपना और उसको रिवाइज कर लेती थी अच्छे से। तो मेरा तो इस टाइप से चलता था कि टॉपिक से, क्योंकि जितना कम करते हैं ना उतनी अच्छी क्वालिटी होती है और उतने अच्छे से तैयार होता है। बल्क में बहुत अच्छे से चीजें नहीं हो पाती, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं तो हमेशा छोटी छोटी चीजें कवर करती थी ये। और एक और चीज कि जब मैं प्रीलिम्स का टेस्ट लगाती थी ना, तो फिर घर पे अपना जब सॉल्व करती थी वापस से, तो ऐसे रिवाइज करती थी कि मान लो कि मध्य प्रदेश के स्टेडियम है, कुछ है गिने चुने 10 होंगे, एमपी के अपने 10 भी नहीं होंगे, लगभग 10, 11, 12। तो जैसे टेस्ट पेपर में उन्होंने पूछा कि ऐशबाग स्टेडियम, उन्होंने पूछा तो वो भोपाल में है, तो वो तो मैंने कर लिया। लेकिन मैं क्या करती थी, तुरंत एमपी की बुक लेके आती थी, देखती थी कि कहाँ स्टेडियम लिखे हुए हैं, तो वो 10 स्टेडियम है ना उसी टाइम एक बार रिवाइज कर लेती थी। तो उससे फायदा ये होता था मेरे को कि उस टाइम ना मेरे माइंड की कैपेसिटी जो रहती थी कैप्चर करने की, वो बहुत तेज रहती थी, क्योंकि याद करना है अपने को, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और एकदम फ्री माइंड रहता था। तो उसी टाइम में पढ़ लेती थी ना, तो वो 10 के 10 मेरे को बहुत लंबे टाइम तक याद रहते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको जो अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से टेस्ट पेपर सॉल्व करती थी। जैसे गुप्त काल के जो मंदिर है, जो 7-8 मंदिर है, वो हमेशा आते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस के 3 नंबर में हो। तो टेस्ट पेपर में भी कहीं वो आ गया ना, तो मैं क्या करती थी, अपनी बुक उठाई और मंदिर देख ले कि यार गुप्त काल के कितने ऐसे मंदिर है जो हमेशा आते रहते हैं, तो वो मंदिर पढ़ लिए सारे। तो गिनती के 8 से 10 होंगे, एक बार पढ़ा और खत्म, फिर कभी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो ऐसे आप पढ़ो तो फायदा रहता है उसमें, जहां तक मेरे को लगता है। तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव हुआ हमारा पॉलिटी में, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन छोटा सा आ गया कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है या कहाँ कंपलसरी इसको रखना होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी पॉलिटी के नोट्स उठाए, अविश्वास प्रस्ताव का इतना सा पैराग्राफ रहता है 4-5 लाइन का हमेशा, उसको बिल्कुल उसी टाइम पढ़ लिया, तो प्री भी तैयार हो गया, मेंस भी तैयार हो गया। उसमें टाइम लगता था लेकिन अच्छा लगता था ये करने में, इससे कई चीजें याद रहती थी, क्लियर हो जाते थे बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपने। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हो आप, मतलब मैंने तो की है, बाकी आप भी करोगे तो फायदा रहेगा उससे। और याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लो अपनी बहुत सारी, तो उससे आसानी से याद हो जाएगा ऐसे। जी।
हाँ। देखो, जो वर्किंग प्रोफेशन में उनको भी मुश्किल से मतलब 4 से 5 घंटे मिल जाते होंगे, है ना? तो वर्क करने वाले लोगों के साथ मेरे को ये सही लगता है कि जैसे जो नहीं भी करते हैं ना, वो भी मुश्किल से 4-5 घंटे ही सीरियसली पढ़ते हैं। बाकी टाइम तो ये है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रहता है। तो पता है उनके साथ एक चीज़ ये अच्छी रहती है सही में भी, कि वो लोग, उनको पता रहता है कि यार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4-5 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो वो उसमें है ना अपना 100% लगाते हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो ना कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई, हाँ ये है कि ये ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है ना, वो 4-5 घंटे की ही होती है ढंग से यदि। और कोई भी बच्चा हो, जैसे हम भी है, तो हमने डेली रोज मतलब 7 से 8 घंटे पढ़ाई तो की ही की है। ये तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, डेली की है हमने। और इवन जब प्रीलिम्स वगैरह पास में आता तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो हम 14-15 घंटे पढ़ते थे एक साथ बैठ के लगातार, क्योंकि मोटिवेशन ऐसे आता था, एक तो एग्जाम है, नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, दूसरा ये कि हम दोनों थे। तो कभी मैं डिमोटिवेट हो गई तो ये बोल देती थी कि पढ़ना है, 5-10 मिनट का चाय का रेस्ट कर लिया हमने, चाय पी ली, खा लिया, पी लिया, सब कुछ तो सुविधाएं रहती थी, बस पढ़ना ही तो है बैठ के। तो ऐसे 15-16 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन सिर्फ एग्जाम के टाइम पे। अदरवाइज हमने 8 घंटे, और उसके अलावा हम नहीं भी पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चलता था कि यार ये कैसे कवर करना है, ये कैसे करना है, इतना कैसे करना है। तो जो वर्किंग वाले लोग हैं ना, उनके पास 4-5 घंटे रहते हैं ना, तो वो तो और ज्यादा बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं उन 4-5 घंटों में कि हमको यही करना है। तो वो अपना सिलेबस उठाएं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उस हिसाब से जितना टाइम है उसमें अपनी 100% तैयारी करें। और उसके बाद में भी जैसे वो काम पे भी जाते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला रहता है ना, वो काम के बीच में भी अपनी पढ़ाई कर ही लेता है। जैसे हम भी हैं, तो हमको भी कोई ना कोई छोटे मोटे काम आ जाते थे, जो घर के या कुछ भी, बाहर भी रहते थे तो मैं तो क्या करती थी, अपने फोन में फोटोज ले लेती थी। मेरे को पता है यार यहाँ पे टाइम लगेगा, तो अपनी बुक साथ में लेके चले गए। रास्ते में जाना है, जैसे हम लोगों को ही जाना है, इवन हम तो ये भी करते थे दोनों कि कहीं कहीं कंपलसरी जाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी मना करो, तो हम नोट्स ले लेते थे अपने साथ में दोनों। मैं गाड़ी चलाती थी, पीछे बैठ के नोट्स पढ़ाती रहती थी। तो टाइम यूटिलाइज करने वाला अगर हो ना व्यक्ति, जिसको सच में निकलना है, तो वो हर एक छोटे छोटे टाइम को यूटिलाइज कर सकता है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने किया, तो वर्किंग वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत टाइम जब भी मिले तो वो उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। और 5 घंटे तो उनके फिर गोल्डन टाइम है पढ़ने का, उसमें उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि यही 5 घंटे, इसके अलावा हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हो जाता है आराम से। हाँ, तो मत पढ़ो ना, नहीं हो रहा है तो ठीक है। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना मन, ठीक है मत पढ़ो, रिलैक्स कर लो अपना, मस्त घूम लो, फिर लो, मस्ती कर लो। नहीं नहीं, 2-3 दिन तक तो नहीं होना चाहिए, 2-3 दिन तक का नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो ना, तो 2-3 दिन यूं भी, हमको तो डर लगता था, हम थोड़ा भी पढ़ाई से दूर हो जाए तो ऐसा लगता था कि क्या हो गया यार, सिलेक्ट कैसे होंगे, इतने सारे बच्चे हैं हम। हाँ, और यूजी बैच है तो कोई बात नहीं, तुम्हें जितना कोचिंग में पढ़ा। हाँ, तो ऐसा है, जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगेगी तो ये डर, ये जो चीजें ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तुम यूजी वाले बच्चे तो ये है कि जो क्लास में चल रहा है वो घर जाके पढ़ लो मस्त, बस इतना काम करो, और वो एग्जाम के ड्यूरेशन के पास पास में हो जाएगा। और नहीं ही मन कर रहा है तो थोड़ी देर छोड़ के 5-10-15 मिनट का रिलैक्स करो, फुल जो करना है तुम्हें, उसके बाद फिर पढ़ने लग जाओ। तो ये तो नॉर्मल चीज है ना। अच्छा देखो, रियासत का है ना, तो जैसे उसमें यही लिखा है केवल बघेल बुंदेलखंड, है ना। तो अब जैसे 2 बार एग्जाम हो गई है इसकी, जैसे हमारे टाइम पे तो नया सिलेबस था तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या पढ़े हैं, तो हमने तो सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन अब पुराने क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें लगातार ये आया है कि होलकर रियासत का वर्णन कीजिए, है ना, किसी राजा के बारे में पूछ लिया है, और जैसे तुकोजी राव होलकर के शासन मतलब उनके जो काम है वो लिखे। तो आप क्या करो, नोट्स बनाते टाइम, जैसे कि गोंडवाना रियासत है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे रियासत का जो क्षेत्र है, कब स्थापना हुई थी, उसके कौन कौन से शासक है, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, ये सारे जो पॉइंट्स है, इन पे आप है ना छोटे छोटे अपने नोट्स तैयार कर लो। उसके बाद जैसे गोंडवाना रियासत में रानी दुर्गावती है, तो उनका आप एक 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके रखो।
कि दुर्गावती ने क्या क्या किया है। तो रानी दुर्गावती जी ने जो जो भी किया है वो एक पेज में लिख लो। अब वो 5 नंबर में पूछे तो वहां लिख देना कम करके, बड़े में पूछे तो वहां लिख देना कम करके, है ना। तो और संग्राम शाह है उसके राजा, गिनती के 4-5 ही लोग होंगे गोंडवाना रियासत में जिनके बड़े क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी एक कंप्लीट रियासत बना के रख लो। और उनके जैसे बघेलखंड में रियासत है तो गुलाब सिंह है राजा, तो वो अपने को पता चल जाता है कि कौन से राजा है जिनके बारे में हमें बड़ा छोटा कंटेंट करके रखना है, और एक कॉमन जो सामाजिक आर्थिक जो मैंने बताया वैसे तैयार करके नोट्स बना लो, बस इतना। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, और अगर देखो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पढ़ो, बहुत अच्छी चीज है, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी भी पढ़ो, लेकिन क्या करो, जैसे साइंस है, जैसे हमने अभी लास्ट में एग्जाम ही हो गई थी, कोई काम नहीं आया उसका तो, लेकिन एक चीज कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे, जैसे हम थर्ड पेपर है हमारा साइंस का, तो अब क्या हो रहा है, जैसे पैटर्न बदला है, तो हमने एक चीज एनालाइज की है कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सिलेबस की गहराई में हर चीज जा रही है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारे सिलेबस में एक बंद करके लिखा है, बॉन्ड करके लिखा है, और एक वो वेस्पर थ्योरी वगैरह उन्होंने पूछ ली थी, तो वो उसी से उसकी गहराई से पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप ये करो कि जैसे थर्ड पेपर हमारा है तो उसमें लाइट का चैप्टर है ना, तो लाइट का चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि उसमें है ना एनसीईआरटी में लाइट से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, तो जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो वो वहीं से बनेगा। तो ऐसे एनसीईआरटी को कवर करो जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, केवल उतनी चीजें, तो एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत फायदा होगा, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनेंगे, ठीक है, इस टाइप से। जैसा मतलब 24 में देना है आपको, अप्रैल में। प्रीलिम्स का बोल रहे हो ना अभी? अरे तो ठीक है ना, तुम्हारा तो पहले ही माइंड सेट है कि मेरे को 24 में ही देना है, वो तो हो गया तो दे रहे हो, नहीं तो देते भी नहीं, है ना। तो सुनो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सोचो कि यार ये तो अच्छा है कि हमारा जो फाइनल वाला टारगेट है उसके पहले हमको एक बार करने को मिल गया, है ना। इतने सारे बच्चों में हम एग्जाम देने जा रहे हैं, वो प्रेशर हैंडल कर लिया है हमने, तो ये तो अच्छी चीज है। अब इसमें क्या करो कि आप पहले से थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे होंगे, कब से तैयारी की है? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको सब कुछ आता ही होगा, और लास्ट टाइम के लिए डरना तो निकाल ही दो, क्योंकि ये हमारा फाइनल नहीं है, ये हमें पता भी है, कई चीजें हमें पता रहती है तो डरने की जरूरत नहीं है। डर उसको लगेगा कि जिसका लास्ट है, कि इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डरो मत। एमपी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो लास्ट की जो यूनिट्स है वो पढ़ो, और पुराना आपका प्रिपेयर होगा, बस इतना कर लो और एग्जाम देने चले जाओ। यूनिट 7 के लिए तो यार यूनिट 7 के लिए जैसे मैंने तो यार लास्ट टाइम पे जैसे साइंस था तो वो लूसेंट से पढ़ा था, जो लूसेंट की बुक आती है साइंस की, और बाकी जो परीक्षा धाम के नोट्स थे उससे पढ़ लिया था, तो हो गया था उससे कवर। अब आप देख लो जिसको जैसा ठीक लगता हो। क्या? फिर से बोलो जोर से थोड़ा। वो कैसे लाए? तो वो तो हर किसी में होती है ना यार। बढ़ाने के लिए क्या करना है, खाना पीना अच्छा करो और हाँ, और रिवीजन करो, और ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारा टाइम है ना वो बुक्स के साथ बिताओ, इधर उधर का ही मत दो, बस इतना करो, ज्यादा से ज्यादा। बाकी मनीष और बता देंगे। हाँ, अच्छा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनका मेंस नहीं निकला?
देखो यार, एक चीज का ध्यान रखो, ये वाला जो सवाल है ना कि वो 14 घंटे पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा, हमारा क्या होगा। हर कोई एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ये हमेशा याद रखना। हो सकता है वो 20 घंटे पढ़े और तुम कम पढ़ो फिर भी तुम सिलेक्ट हो जाओ। तो ये तो कोई अपने आप को जज करने का पैमाना है ही नहीं कि उसने इतना, मत सुनो मेरी बात, कि उसने इतना पढ़ लिया मैंने इतना नहीं पढ़ा। तो ये तो अपने माइंड से बिल्कुल हटा दो। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को आप ये बताओ, आपने प्री दिया है अभी? पहला ही अटेम्प्ट है? दूसरा अटेम्प्ट है, पहला नहीं हुआ था? तो देखो आप है ना, इसका उसका फेल्योर का ये सब चीजों पे ध्यान मत दो। मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, आप अपने पे ध्यान दो, है ना। और ऐसा नहीं है, कई बार इंटरव्यू से पूरी तरह से बाहर होने वाले बच्चों का प्री नहीं निकलता है। हमारे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले जो कि सिलेक्टेड भी है, लेकिन उनका भी प्री नहीं निकला है। तो प्री निकलेगा या ना निकलेगा ये व्यक्ति की तैयारी, उसका जो पूरा प्रयास है और जो लास्ट डे उसका जो प्रदर्शन है एग्जाम हॉल में, उस पर डिपेंड करता है ओनली। क्योंकि कई बार हो सकता है कि यार उसे क्वेश्चन नहीं बने हो, कुछ गलत लिख दिया हो, वो वही जानता है सिर्फ। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप ये करो कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। वो उनने आपको गाइड किया, ठीक है, अच्छी चीजें ले लो उनसे, लेकिन फेल्योर को क्यों ले रहे हो? मतलब वो ठीक है समझ भी रहे हो, लेकिन तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो ना, केवल और केवल इन चीजों पे मत फोकस करो, अपनी तैयारी करो। प्री का सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर्स है, टेस्ट है, बस इन चीजों पे ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो और पॉजिटिव रहो। बस ये चीजें तुम मत डिसाइड करो। अभी तुम्हारा पेपर भी है 17 तारीख को, है ना? क्या? थोड़ा जोर से बोलो। मेंस के आंसर कितनी कोचिंग में लिखे? लिखना चाहिए। मैंने, देखो मैंने इसलिए ज्यादा जगह ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उसका कारण ये था कि एग्जाम ही नहीं हो रही थी, है ना। 19 का हम लोग 18 से तैयारी कर रहे हैं, 18-17 से तैयारी कर रहे हैं। 19 का एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत मिल गया। 19 की जो एग्जाम थी वो 20 में हुई, वो भी कोविड के कारण और लेट हो गई। तो इतना सारा टाइम था, तो अब क्या करते, तैयारी तो छोड़ नहीं सकते थे अपनी, और खुद से ऐसी हो नहीं रही थी और टेस्ट लिखना जरूरी था। तो फिर हमने अलग अलग सब जगह टेस्ट दे दिए थे क्योंकि हमारे पास टाइम था इसलिए। तो मैंने तो लगभग इंदौर में जितनी भी कोचिंग से सब में टेस्ट लिखे हैं, मैंने और इसने दोनों ने। इसीलिए बहुत जगह ये पैम्पलेट भी मिल जाते होंगे तो वो सोचते होंगे कि हर जगह से कोचिंग की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दिए हैं। तो आप लोग क्या करो कि जैसे जिसके पास कम टाइम है तो एक ही टेस्ट दो, मतलब एक ही शेड्यूल को फॉलो करो। और अगर ज्यादा टाइम है तो फिर 2-3 जगह भी दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता हो। हाँ बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है। 20 का देखो, जैसे कुछ जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे ना, जैसे वो वेस्पर थ्योरी का मैंने बताया, तो वो तो मैंने पूरा छोड़ दिया था। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और जो फर्स्ट में ही आ गया हो, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा यार, गलत गलत नहीं लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ी भी समझ आती है चीजों की तो फिर वो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। और 19 में, हाँ मैं 2019 के मेंस का बताऊंगी कि वहां पे तो मैंने नहीं छोड़ा, मतलब बड़े क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं छोड़े थे, बस 3 नंबर के या कुछ नहीं बने हो तो लगभग 30 नंबर का ऐसा कुछ होगा जो छूटा होगा। बाकी जैसे अभी 20 का था जो हिंदी का पेपर था, उसमें अलंकार वगैरह भी थोड़े अजीब से आ गए थे, तो फिर वो कुछ कुछ चीजें छोड़ी है। लेकिन जो लिखा वो बहुत अच्छा लिखा था, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अब सब वो तो वहीं पे उसी दिन अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, पेपर देने वाला खुद की क्या छोड़ना है क्या लिखना है, ये सारी चीजें। कौन? क्या? हाँ देखो, जैसे वेस्पर थ्योरी का है ना, तो वो तो बॉन्ड वाले, जैसे हम अगर गहराई में जाके देखें तो हमारे सिलेबस में से ही मेंशन किया है। ये है कि हमारे पास उसके सोर्स नहीं थे तो हम पता नहीं कर पाए थे क्योंकि सबके लिए नया था वो।
तो ये है कि गहराई से ही आ रहे हैं सिलेबस के सारी चीजें। और जैसे कुछ एक आध चीज इधर उधर से आ जाती है ना, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। जितना आ रहा है वो तो अच्छे से कर लो। एक दो दो तीन चीज तो हमेशा नहीं मिलेगी, हर जगह मिलेगी, तो वो हमारा काम नहीं होना है कवर करने का। जितना ज्यादा आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स को जहां जहां से कवर कर सकते हो वो सब कर लो। और एक दो क्वेश्चन, यदि 15 नंबर के क्वेश्चन है उसमें से यदि 11 भी अटेम्प्ट कर लिए ना ठीक से ढंग से, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो 4 तो ये लेके चलो कि ठीक है थोड़ा बहुत टूटा फूटा अच्छा लिख देंगे, और एक आध छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए नहीं डरना है। तुम्हारा तो अभी मेंस भी निकला है यार। इसमें यूनिट 9 में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो और रिवाइज कर लो। 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो और क्वेश्चन पेपर लगा लो। हाँ, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे तुमने पढ़ लिया, यहाँ तुमने अपनी तैयारी कर ली, तुम्हें अपने फैक्ट पता है, टेस्ट सीरीज में गए तो वहां तुम्हें और नए फैक्ट मिल गए, ठीक है। और ये सारे फैक्ट उधर एग्जाम में आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना ये चीज। नहीं, कोई डिमोटिवेशन नहीं। 9 यूनिट तो ऐसी है कि पढ़ने के बाद में भी वो नहीं होती है कवर, तो उसका इतना लोड मत लो। और रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो बार बार, और क्वेश्चन पेपर्स लगा लो, बस इतना करके जाओ। हाँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का उसके लिए भी रिवाइज करो, मैपिंग करो, मैपिंग से देखो सारी चीजें, उससे कवर कर लो। बार बार पढ़ो तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का तो यही है। तो कोई बात नहीं ना, टेस्ट में नए फैक्ट मिल जाएंगे तुम्हें। कुछ कितने सारे ही अलग जा रहे हैं क्या? हाँ तो ठीक है, 50 अलग है तो टेस्ट सीरीज से भी तो कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे ना अपने को, इसलिए इतना टेंशन मत लो उसका। हाँ, ऑथेंटिक सोर्स, देखो मैं बताती हूँ। नोट्स वगैरह के लिए हमने ना यही करा था, वेबसाइट जो रहती है ना उसका सहारा लिया था। और हम बता देना, हमारे कोई भी एक सोर्स नहीं थे। मैं सोर्स का इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो सबका अलग अलग रहता है। हमने क्या किया था कि जहां जहां भी हमको, हम दोनों सब थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे मान लो हमें पढ़ना है, पबेट पढ़ना है, ठीक है, अभी जो आया है, तो हमने क्या किया था कि 2-3-4 जगह के नोट्स वगैरह अरेंज कर लिए। उसके बाद हमने एक एक टॉपिक पे, जैसे उसमें पबेट में ये लिखा है कि नवीन लोक प्रशासन करके एक टॉपिक लिखा है, तो हमने क्या करा था कि जिनके पास टाइम है उन लोगों के लिए मैं फिर भी बता देती हूँ। हमने उन 4-5 नोट्स को रखा और ये देख लिया कि किसमें सबसे अच्छा लिखा हुआ है, और हमने हमारी एक नोट बना लिया अलग से। तो वो हमारा ऑथेंटिक कंटेंट हो गया था और हम सिर्फ वही पढ़ते थे। ये हमने शुरू से अभी तक किया है। तो हमें नोट्स और सोर्स की, क्योंकि किसी भी एक बुक में पूरी चीजें नहीं होती है और थोड़ी बहुत गलती भी रहती है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत के पीछे इतना नहीं भागते थे हम। तो हमने नोट्स का यही करा था और सभी चीजों के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो ये करते थे, और कहीं डाउट होता था तो वेबसाइट वगैरह से कर लो। क्या? जोर से बोलो यार। एक सब्जेक्ट को एक बुक से लेके चले। अ, पहले तो तुम ये करो कि जैसे पहली बार यदि पढ़ रहे हो ना कोई भी चीज, तो एक ही बुक से पढ़ो, है ना। एक ही बुक से पढ़ो, और कोई समझाने वाला है तो अपनी समझ बनाओ। पहले एक बुक का कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार मेरे जो नोट्स है या सोर्स है इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो फिर जब तुम्हें लगे तो तुम दूसरे नोट्स की तरफ जाना, अदरवाइज जो नोट्स है उसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एक बार। ये बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि इसमें अच्छा है उसमें अच्छा है। हर किसी में अच्छा भी है और हर किसी में थोड़ी थोड़ी चीजों की कमी भी है। हालांकि अब मार्केट में सारी जो बुक्स आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, वो सब अपडेटेड है और बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो किसी भी पे भरोसा कर सकते हो एक पे तुम, और बाद में अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करना, ठीक है। और कोई, बस और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, अंडर ग्रेजुएट।
कॉलेज में क्या कर रहे हो? कहाँ से? होलकर से कर रहे हो? देखो सर जो पढ़ा, यहाँ पे जो भी क्लास में पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे 4 घंटे तक क्लास चलती होगी, लेकिन जब अपन घर पे रिवाइज करने जाते, अब यहाँ 4 घंटे इतने अच्छे से फोकस से बैठ के समझो कि जब घर पे पढ़ो तो वहां पे तुम्हें 5-6 घंटे नहीं लगना चाहिए, वहां तुम 1 से 2 घंटे में उसको कवर करना चाहिए। जब भी तुम्हारे यहाँ 4 घंटे बैठने का कोई काम है तो तुम यहाँ पे बिल्कुल फोकस होके पढ़ो और बिल्कुल ऐसा टारगेट। देखो बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने भी किया है होलकर से, इतना भी टाइम नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो निकाल सकते हैं आप। तो आप ये करना कि 2 घंटे तो डेली का बना के रखो। दूसरे जो फालतू के काम हो ना, कुछ भी घूमने फिरने का ये सब, तो वो थोड़ा कम कर देना। इसकी जगह ये करना कि 2 घंटे बैठ के ढंग से जो क्लास में चल रहा है वो पढ़ना ही पढ़ना है, ये कंपलसरी कर लो। बस बाकी का टाइम कॉलेज का कर लो और कोचिंग का हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। रेफरेंस बुक पढ़ी तो थी यार, हाँ पढ़ी थी। मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोगों ने यही किया था नोट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत था, इसलिए हमें करने के लिए इतना टाइम मिल गया था। हमने रेफरेंस बुक भी ली, नोट्स भी लिए, सब चीज़ें ली, और हर एक टॉपिक के जो हमको खुद हम नोट्स बना सकते थे हमने वैसे प्रिपेयर किया है। तो वो इसलिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मिल गया था, उसका कारण ये था कि एग्जाम्स ही नहीं हो रही थी, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे, तो एक बार का टाइम लगा लेकिन कर लिया। और हम 2-3-4 लोग थे तो आराम से हो गया, अकेले तो नहीं हो पाता ये सारी चीज़ें। तो किसी भी एक नोट से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, और यदि कोई कमी लगती है फिर दूसरे सोर्स की तरफ जाना है। स्टार्ट ही किया। अभी कौन से ईयर में हो? तो कब देना है एग्जाम? 25-26 में। स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ नहीं है, बस ये है कि जो क्लास में चल रहा है वो जाके अपना बिल्कुल पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, समझ बनाते रहो हर चीज की, और जहां जहां जिस जिस टॉपिक में लग रहा है तो अपने थोड़े थोड़े नोट्स वगैरह बनाते रहो। बस सिंपल सा ये करना है, और कॉन्फिडेंट रहो, और बहुत ज्यादा इधर उधर की गपशप में नहीं लगना है कि इसका पेपर निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना नहीं पढ़ना पड़ता। अपना खुद का दिमाग चलाओ ज्यादा से ज्यादा, और पॉजिटिव रहो, बस इतना करो। और जब तुम्हारी एग्जाम आएगी तो बाकी की चीजें और तुम्हें जब तक सब समझ में आ जाएगी, ठीक है? और बस। हाँ, मेरे को तो देखो 2-3 चीजें थी, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को मोटिवेट रखती थी वो ये थी कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, तो वैसे तो बहुत ज्यादा ये चीज नहीं हुई क्योंकि साथ में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कभी कभी डर लगता था, तो मैं अपनी मम्मी पापा से बात करती थी सिर्फ और सिर्फ फोन लगा के, और उनसे यही पूछती थी कि यार मम्मी डर लग रहा है, यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो मेरे को बस एक बात बोलते थे कि तू सब कर लेगी, बस ये लाइन बोलते थे, तो फिर मैं सब कर लेती थी, ये डर वर सब हट जाता था। और एक चीज और थी कि मैं एक लाइन, 2-4 लाइनें जो हमेशा रखती थी अपने साथ में, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस बस ये वाली चीज हमेशा, चाहे फिर टेस्ट दूं मैं कहीं पर जाके, या फिर मेन एग्जाम हॉल में जाना हो या कहीं भी जाना हो, बस ये है कि करना है, बस करना है। और हमने हमारे करियर का डिसीजन खुद लिया है, तो फिर तो बनता है ना यार करना, इतना तो ठीक है, बस इतना सा था और कुछ नहीं। और बताओ, या फिर अब हो गया ना, बहुत सारी बातें हो गई वैसे, और बाकी मनीष ने भी सारी चीजें कवर कर दी, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से खाओ पियो और पढ़ो।